हमारे पड़ोसी देश नेपाल इस समय अशांति और अराजकता के दौर से गुजर रहा है। ये अचानक जो विस्फोट हुआ बांग्लादेश की तरह नेपाल में, इसकी जड़ें कहाँ हैं? देखिए विनोद जी, ये तो हमें लग रहा था कि किसी न किसी दिन ऐसा होगा। ऐसे में जो मौजूदा स्थिति है, इसका भविष्य क्या देख रहे हैं आप? कि आंदोलन जो जेन्युइन डिमांड्स के साथ नौजवानों के शुरू हुआ था, उस आंदोलन में तमाम वे ताकतें घुसपैठ कर गई थी जो डेमोक्रेसी चाहती ही नहीं थी। अमेरिका का ऐसा क्या स्टेक है नेपाल में? छोटा सा देश है, पहाड़ी हिमालयन किंगडम। नेपाल जैसा सबसे गरीब देश, सबसे छोटा देश, वो अमेरिका जैसे महाबली के राष्ट्रीय हित के लिए खतरा हो रहा हो, ये अगर कह रहा हो वहाँ का उप विदेश मंत्री, तो ये मामूली बात नहीं है। ऐसा हुआ नहीं कि आर्मी चीफ की ये हिम्मत पड़े कि वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से कहे कि आप इस्तीफा दीजिए। सबको ये पता है कि अमेरिका के हाथ में इसमें। अमेरिका बहुत दिन से चाहता था नेपाल को इंडोनेशिया बनाना, और केपी ओली को चीन परस्त माना भी जाता था। पहले तो वो भारत परस्त माने जाते थे, लेकिन जब ये संविधान बनने के बाद भारत ने आर्थिक नाकेबंदी लगाई तो केपी ओली को चीन की तरफ मुखातिब होना पड़ा। क्योंकि बांग्लादेश पर भी चीन के प्रभाव बढ़ गया था हसीना के समय। हसीना तो गई थी बांग्लादेश, लौट ओली भी चाइना गए थे, वो लौटने के बाद विद्रोह हो गया। चीन को भी ये एहसास तो हो ही गया है कि ये सारा कुछ जो हुआ अमेरिका ने करा है। इसमें भारत कहाँ है? भारत तो नेपाल और भारत के तो भारत। नमस्कार, अमरउजाला.com पर मेरे कार्यक्रम खरी बात में मैं विनोद अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। हर बार की तरह इस बार भी हम एक नए मेहमान से नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और चूंकि हमारे पड़ोसी देश नेपाल इस समय अशांति और अराजकता के दौर से गुजर रहा है, एक जेन जी नाम का एक फिनोमिना कहें या नया शब्द गढ़ा गया है नौजवानों के लिए, उनका एक आंदोलन जिसने 3 दिन के भीतर नेपाल की सत्ता उलट पुलट कर दी। वहाँ के प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे करके अज्ञात स्थान पर चले जाना पड़ा। वहाँ के सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जला दिया गया, संसद भवन जला दिया गया, सिंहद्वार जला दिया गया, और पूरी तरह से जो आंदोलन पहले छात्रों और युवाओं का था वो एकदम से अराजक आंदोलन बदला। और अब नेपाल पूरी तरह से इस समय वहाँ सेना का नियंत्रण है। तो इस सारे मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने पत्रकार, लेखक, अनुवादक और नेपाल मामलों के विशेष जानकार आनंद स्वरूप वर्मा जी। वर्मा जी नमस्कार। तो नेपाल का जो मौजूदा संतोष है, तो पहले आप इसको किस रूप में देखते हैं? ये अचानक जो विस्फोट हुआ बांग्लादेश की तरह नेपाल में, इसकी जड़ें कहाँ हैं? देखिए विनोद जी, ये तो हमें लग रहा था कि किसी न किसी दिन ऐसा होगा। अब इतनी जल्दी जो प्रोसेस है उस पर मैं नहीं बात कर रहा हूँ, उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन यह विस्फोट होना ही होना था। उसकी वजह ये थी कि 1996 में जो जन युद्ध शुरू किया था माओवादियों ने, और 10 साल उन्होंने जो चलाया उसको, और उसके बाद गणराज्य की स्थापना हुई, तो जिन दिनों जन युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा था, उसके 1-2 साल पहले तक हमारी बहुत सारे नौजवानों से बात होती थी। मैं 2006 में ही यूरोप गया था, एक स्पीकिंग टूर था नेपाल के बारे में, उसमें 6-7 देशों में। तो वहाँ जो तमाम ख़ासतौर से जर्मनी में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ के वो थे नेपाली नौजवान थे, हाँ प्रवासी, उनके ही कमरों में रात में हम लोग ठहरते थे। हम 2 लोग थे, ठहर जाते थे। तो वो बहुत उत्साह में थे। वो लोग काफ़ी सहयोग भी करते थे, जो भी पैसा बचाते थे हाँ यहाँ भेजते थे। और उनको ये उम्मीद थी कि नेपाल जैसे ही गणतंत्र बनेगा, हम लोगों की ये सारी मुसीबत ख़त्म हो जाएगी
और हमारे लिए रोजगार के अवसर नेपाल में ही मिलेंगे। जो बाहर जाने का है। हाँ, और ये हर देश में जहाँ जहाँ वो लोग मिलते रहे, और बड़ी भारी संख्या में ब्रसल्स में एक प्रदर्शन था यूरोपियन यूनियन के बाहर, उसमें पूरे यूरोप से नेपाली लड़के आए थे, नौजवान, और वो सब बहुत उत्साह में थे कि राजा अब जा रहा है, अब जो हमारी सरकार आएगी उसमें ये होगा। तो जब प्रचंड जी सत्ता में आए और उसके बाद कुछ नहीं हुआ 9 महीने, मतलब माओवादियों की जब सरकार बनी। हाँ, उसके बाद पहली सरकार बनी थी माओवादियों की, तो प्रचंड जी प्रधानमंत्री बने। हाँ, और कितनी उम्मीद थी न केवल दक्षिण एशिया में बल्कि पूरे दुनिया में। और ऐसे समय वो बने थे जब कम्युनिज्म के पतन का दौर प्रचारित हुआ था और चल भी रहा था, साम्यवाद का मरसिया पढ़ दिया गया हाँ, था दुनिया के राजनीतिक शास्त्र में। और सोवियत संघ का विघटन हो चुका था। ऐसे समय नेपाल में क्रांति हुई, एक नया प्रयोग हुआ। एक नया प्रयोग हुआ। तो उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, प्रचंड जी ने कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। और उसके बाद से 2008 से आज 17 साल हो गए। 17 साल में कम से कम 4 बार प्रचंड जी को मौका मिला प्रधानमंत्री बनने का, या सरकार में किसी न किसी रूप में उनकी पार्टी के शामिल होने का। एक या दो बार शायद, 2 बार बाबूराम भट्टराई को मिला। बाबूराम भट्टराई ने फिर भी कुछ किया था, लेकिन प्रचंड जी ने तो कुछ भी नहीं किया। तो ये जो उससे जो गहरी निराशा पैदा हुई, उसका विस्फोट तो होना ही होना था। बाकी जो और लोग थे, ये माधव नेपाल या झलनाथ खनाल या केपी ओली, इनसे तो कोई जनता को वो नहीं था, कोई मनमोहन अधिकारी, कोई उम्मीद नहीं थी। असली उम्मीद तो प्रचंड से और बाबूराम भट्टराई इनसे थी, माओवादियों से थी। मैं उस दौर में आपके साथ 2-3 बार गया नेपाल, और ये वो दौर था जब माओवादियों का आंदोलन और उनका जो क्रांति थी वो अपने चरम उत्कर्ष पे थी। हम लोग उनके कैंपों में भी गए, अंडरग्राउंड भी मिले। बाबूराम जी अंडरग्राउंड थे, उसमें मैंने इंटरव्यू किया था। तो जनता में, नेपाल की जनता में उन लोगों के प्रति जो एक प्यार था, एक उम्मीद थी, एक मसीहाई छवि थी कि इनके आते ही सब ठीक हो जाएगा, तो उसका जो भ्रम टूटा, उसने कहीं लोगों को बहुत निराश किया। बहुत निराश किया। और क्योंकि पहले नेपाली कांग्रेस से लोग निराश हो चुके थे, हाँ, तब कम्युनिस्टों की तरफ आए थे, बिल्कुल, जिसमें हिमालय और इनका, उसके बाद हिमालय से निराश हुए, तब माओवादियों के साथ गए, और राजा से पहले ही मोहभंग हो चुका था। जी, मोहभंग हो चुका था। तो अब उनके पास और कोई नहीं बचा था माओवादियों के अलावा। और जब माओवादियों से भी निराश हो गए, तब ये समझ नहीं पाए थे कि अब क्या करें, नया विकल्प क्या बने, नया विकल्प क्या हो। तो ये स्थितियां थी जिसकी वजह से ऐसा। आप याद करिए कि इनकी, प्रचंड जी की या माओवादियों की क्या पॉपुलैरिटी थी। भारत में जो पहली मीटिंग हुई थी शरद यादव जी के लान में, हाँ, जिससे प्रचंड जी आए थे, प्रचंड जी बैठे थे, एक तरफ आई के गुजराल थे, एक तरफ वीपी सिंह थे। मैं था उस समय, थे ना, एक हाथ आई के गुजराल ने उनका पकड़ा था, एक हाथ वीपी सिंह ने। और आई के गुजराल ने कहा कि मैंने लेनिन को नहीं देखा, होचिमिन को नहीं देखा, माओ से तुंग को नहीं देखा, लेकिन आज मैं प्रचंड से मिलकर लग रहा है कि मैंने सबको देख लिया। हाँ, ये मतलब ये उनकी छवि थी, और ये इस तरह का छवि थी। वो था। तो क्या आपको लगता है, मतलब प्रचंड जी से जो है इस तरह की भूल चूक कैसे हुई? मतलब कुछ इतने आइडियलॉग थे, उनका इंटरव्यू आपने किए हैं, मैंने सारे उनके इंटरव्यू पढ़े थे, उसमें तो लगता था कि वो एक मार्क्सवाद को और कम्युनिज्म को एक नया आयाम देंगे। और उसके बाद वो जिस तरह उसमें कॉप्ट हुए सिस्टम में, और जिस तरह लोग निराश हुए, और फिर तो बाबूराम भट्टराई जी से भी उनका मतभेद हुआ, पार्टी में भी काफ़ी झगड़ा रहा। तो क्या वजह थी? मतलब कहीं से कुछ वैचारिक कमजोरी थी या इंस्टीट्यूशनल संस्थागत प्रॉब्लम थी क्या? नहीं, वैचारिक कमजोरी भी मैं मानता हूँ। केवल संस्थागत मामला होता तो उसको वो डील कर लेते। कहीं वैचारिक कमजोरी थी, दूसरे बुर्जुआ पॉलिटिक्स के चकाचौंध और उस दलदल में जो फंस गए, प्रचंड जैसा आदमी जो फंस गया, ये भी था। और शुरू से ही उन्होंने गलतियां शुरू की। जैसे मैं एक आपको उदाहरण दूं, जब वो प्रधानमंत्री बने पहली बार, तो उनको फौरन कटवाल को बर्खास्त करना चाहिए था, जो सेना का कमांडर था, रुकमंगत कटवाल। हाँ, और इसके लिए नेतृत्व में दमन हो रहा था वो। हाँ, तो इसके लिए आधार उनके पास ये था कि जब कोइराला, गिरजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री थे, तो उनके चेयरमैनशिप में एक कमीशन बना था, ठीक है।
उस कमीशन का नाम था रायमाझी कमीशन, ठीक है। और उस रायमाझी कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी, हाँ वो तो प्रधानमंत्री थे, रायमाझी जस्टिस थे उनके, उसमें था। तो वो जो रिपोर्ट दी थी उसमें प्रमुख अभियुक्तों में, दोषियों में कटवाल का पहला नाम था। उसे आधार लेकर के ये कटवाल को हटा सकते थे, लेकिन जैसे कि उनका कहना था कि कटवाल ने पैर पकड़ लिया और कहा कि हम तो राजा जब थे तो राजा का हम कहा मानते थे, अब आप हैं तो आपका कहा मानेंगे, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। और उन्होंने कटवाल को उदारतावाद में क्षमा कर दिया। वही कटवाल 9 महीने बाद उनकी सरकार के गिराने का कारण बना, ठीक है। तो ये सब जो उदारतावाद था और उदारता, और दूसरे प्रचंड का जो मैंने इंटरव्यू किया था उन दिनों, उस इंटरव्यू को आप देखें तो उन्होंने उसमें कहा था, जब मैंने ये सवाल किया कि क्या गारंटी कि आप लोग सत्ता में आने के बाद भ्रष्ट नहीं हो जाएंगे, क्योंकि अब आप सत्ता के करीब हैं। तो प्रचंड ने कहा कि ये बात आपका बिल्कुल सही, आपका मानना है, सत्ता में आने के बाद लोग भ्रष्ट हो जाते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं होंगे कि हम सत्ता में जाएंगे ही नहीं। अच्छा, हम कहे क्यों, सरकार बनने के समय कहा नहीं, जो दूसरी रैंक है वो सरकार चलावे, हम बाहर रहेंगे और हम देखते रहेंगे कि देखो अगर थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो हम जनता का आह्वान करेंगे, जनता तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। और गांधी जिस तरह से कह रहे थे, या माओ से तुमने जो किया था, लेकिन ऐसा तो इन्होंने किया नहीं। ये तो पहला मौका आते ही सत्ता में चले गए। तो अच्छा, ये कहीं कहीं ये भी दिक्कत है कि प्रचंड जी मान लीजिए गड़बड़ाए तो भट्टराई जी तो थे सेकंड रैंक लीडरशिप के रूप में, और पार्टी थी, पार्टी को तो उन पर नियंत्रण रखना चाहिए था। फिर जो डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन की जो बात होती है, जो विकेंद्रीकरण जो है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वो फिर कहाँ था? मतलब पार्टी का कोई नियंत्रण ही नहीं रहा, प्रचंड मनमानी करते रहे और पार्टी, पूरा आंदोलन बिल्कुल खत्म हो गया। तो एक डॉक्यूमेंट बाबूराम भट्टराई और प्रचंड ने मिल करके तैयार किया था जिन दिनों जनयुद्ध चल रहा था, कि क्यों कम्युनिस्ट पार्टियां ऐसी हैं, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के ढांचे में जो गड़बड़ी है उस पर उन्होंने संकेत किया था कि क्या वजह है कि वही पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो जनता को मुक्ति दिलाती है, सत्ता में आने के बाद वो जनता का दमन करने लगती है, पुलिस हो जाती है। हाँ, क्या वजह है कि डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के नाम पर सारी जानकारी ऊपर से नीचे छन के आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती है, सेंट्रलिज्म हो जाता है, डेमोक्रेटिक खत्म हो जाती है। तो ये सारी बातें जो उन्होंने कही थी, क्या वजह है कि वो लीडर जो जनता का प्रिय था वो जनता से कट जाता है सत्ता में आने के बाद, और उसी के नाम पर दमन होने लगते हैं, और उसका एक कोटरी बन जाता है 5-6 लोगों का, जो उसके साइकोफेंट्स होते हैं, उसकी जी हुजूरी में लगे रहते हैं, डिक्टेटर जैसा हो जाता हाँ। तो उन्होंने कहा था कि मैं इस ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन करूंगा। कुछ भी तो नहीं किया इन लोगों ने। और जहां तक बाबूराम भट्टराई की बात आप पूछ रहे थे, बाबूराम भट्टराई दोषी नहीं माने जाते हैं, मैं उनको दोषी नहीं मानता हूं। मैं इन सारी मुसीबतों के लिए प्रचंड को दोषी मानता हूं, क्योंकि प्रचंड से ज़्यादा उम्मीद थी। बाबूराम भट्टराई का विजन वहीं तक था, मोनार्की समाप्त होने तक। हाँ, वो मोनार्की खत्म हो गई, राजतंत्र समाप्त हो गया, बाबूराम भट्टराई का मकसद पूरा हो गया जैसा उन्होंने सोचा था। उसके बाद वो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट की तरफ ले जाने वाले थे देश को, और ये सोशलिज्म की तरफ ले जाने वाले थे प्रचंड। ये उन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रडिक्शन था, लेकिन दोनों में से कैपिटलिज्म की तरफ गए ना सोचा, हाँ, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। अब फिर मौजूदा हालात में आते हैं, तो आपने जैसा कहा कि ये एक तरह से लावा पक रहा था और अचानक फूट गया, तो आपको समय का अंदाज नहीं था, लेकिन ये तो था ही अवश्यंभावी है जिस तरह की विकल्पहीनता की स्थिति है, जो कोई भी राजनीतिक दल विश्वसनीय नहीं है आज की नेपाल में, आज के समय में। ऐसे में जो मौजूदा स्थिति है, इसका भविष्य क्या देख रहे हैं आप? नेपाल किस दिशा में जा रहा है? तो अभी जो है वहाँ का नागरिक समाज सोचने लगा है, जेन जी आंदोलन में जो लड़के शामिल थे वो भी सोचने लगे हैं कि ये क्या हो गया। हाँ, और अब ये धीरे धीरे एक विश्लेषण लोग कर रहे हैं कि यह आंदोलन जो जेन्युइन डिमांड्स के साथ नौजवानों के शुरू हुआ था, उस आंदोलन में तमाम वे ताकतें घुसपैठ कर गई थी जो डेमोक्रेसी चाहती ही नहीं थी। राजशाही के पक्षधर लोग, हाँ,
क्योंकि जितनी भी डेमोक्रेटिक संस्थाएं थी उन पर चुन चुन के हमला किया गया, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, तीनों को आप देखिए, जो लोकतंत्र के तीन स्तंभ जो है, हाँ, उस पर चुन चुन के पहले हमला किया गया। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स पर चुन के हमला किया गया, उनके घर जलाए गए। यानी कुल मिलाकर के जैसे पंचायती व्यवस्था थी, जो पार्टी लेस सिस्टम था राजा के समय, उसी की तरफ वापसी वाली ताकतें जो थी वो हावी हो गई थी। और पहले दिन आप गौर करिएगा, 2 ही दिन तो आंदोलन कायदे से चला। पहले दिन आंदोलन था, उतनी हिंसा नहीं थी, लेकिन दोपहर बाद जो है वो जब देखा उन फोर्सेस ने जो इसका संचालन पीछे से कर रही थी कि ये आंदोलन तो भड़क रहा ही नहीं है, तो 19 आज तक देखिए 19 लोग मार दिए गए 5-6 घंटे के अंदर। नेपाल में इतने साल से आंदोलन चल रहे हैं, कभी आपने देखा था कि इतने कम समय में पुलिस की गोली से इतने लोग मार दिए जाएं? ये मारे गए और तमाम मासूम लोग मारे गए, लड़के 14 साल 15 साल के लड़के मारे गए ताकि आंदोलन भड़के। और फिर वो भड़कना स्वाभाविक था, वहां विश्लेषण करने के कहाँ। सेना भी बताते हैं कि 2 दिन बाद आई है सड़क पर, 2 दिन तक तो बैरकों में ही थी। हाँ, सेना भी थी, जबकि सेना को तो फौरन आना चाहिए। हाँ, लेकिन सेना इसलिए नहीं आई कि जो सेना प्रमुख था उसे अच्छी तरह से एहसास था कि हम स्थिति संभाल लेंगे, और वो पुलिस जो है वो संभाल रही है, ठीक है। और सेना ये नहीं चाहती थी कि आकर के वो रोके। सेना ने तो बल्कि इनकरेज किया। देखिए इसके पीछे जो है बहुत गहरी एक साजिश है। हाँ, वो साजिश क्या है? हाँ, वो साजिश ये है कि जिस समय नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई, यह राजतंत्र की समाप्ति अमेरिका कभी नहीं चाहता था, ठीक है, और इसके लिए वो भारत की मदद लेता था। उस समय शायद मनमोहन सिंह की सरकार थे, शायद मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो भारत सरकार की नीति ही थी ट्विन पिलर थ्योरी, 2 खंभों का सिद्धांत। वो कहे थे एक खंभा राजा है, दूसरा खंभा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और इन दोनों खंभों से ही जो है नेपाल की स्थिरता बनी हुई है। तो इन 2 खंभों में से किसी को वो लूज नहीं करना चाहते थे। ये इसलिए जो भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या इनकी कम्युनिस्टों की, या नहीं भारत में किसी की भी सरकार हो, ये ट्विन पिलर थ्योरी बीजेपी की सरकार रही, हाँ, शाश्वत थी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार रह चुकी थी। तो ये लंबे समय तक चला। जब देखा इन लोगों ने, यहाँ के शासक वर्ग ने, कि अब तो वहाँ जनता सड़क पर आ गई, जन आंदोलन जो हुआ इसके बाद, जनयुद्ध के बाद 2005-6, हाँ, जब नारायण महल का घेराव कर लिया था, उसके बाद इन्होंने, लेकिन तब भी हिंसा नहीं हुई थी। हाँ, हिंसा नहीं हुई, लाख लोग बैठे थे, लेकिन भारत सरकार ने ट्विन पिलर थ्योरी को नमस्कार कर दिया। फिर कहा कि ठीक है, अब जनता, हाँ, फिर कर्ण सिंह को यहाँ से भेजा राजा को सलाह देने के लिए कि वो छोड़ दें, गद्दी छोड़। हाँ, तो ये गद्दी छोड़ी फिर। हाँ, ये सारी चीजें हुई, लेकिन अमेरिका बहुत बेचैन था। आप देखिए 10 साल के जनयुद्ध के दौरान कॉलिन पावेल पहली बार जो विदेश मंत्री था वो नेपाल की यात्रा पर आया। क्रिस्टिना का बराबर वहाँ रहती थी हर 2-4 दिन बाद। एक था सुसन पिटमैन, उसकी यात्रा बराबर होती रही, और एक वहाँ के सहायक विदेश मंत्री थे, उन्होंने अमेरिका के सीनेट में कहा कि नेपाल के जनयुद्ध से अमेरिका के राष्ट्रीय हितों को खतरा है। अच्छा, हाँ। और अमेरिका के जो तत्कालीन राजदूत थे वो सक्रिय थे, वो जेम्स मोरियार्टी थे। वो तो गांव-गांव में जाकर के प्रचार करते थे माओवादियों के खिलाफ। अमेरिका का ऐसा क्या स्टेक है नेपाल में? छोटा सा देश है, पहाड़ी हिमालयन किंगडम। आप कल्पना करिए, नेपाल जैसा सबसे गरीब देश, सबसे छोटा देश, वो अमेरिका जैसे महाबली के राष्ट्रीय हित के लिए खतरा हो रहा हो, ये अगर कह रहा हो वहाँ का उप विदेश मंत्री, तो ये मामूली बात नहीं है। और जिस सेमिनार में बोल रहा था उसका शीर्षक था प्रिवेंटिंग ए कम्युनिस्ट ओवरथ्रो इन नेपाल। मुझे लगता है आइडियोलॉजिकल दिक्कत ज़्यादा थी शायद। सोवियत संघ के पतन के बाद एक पहला कम्युनिस्ट देश उभर रहा था एशिया में। उनको लगता था कि तो रास्ता बदल चुका था। हाँ, उनको लगता था डोमिनो थ्योरी के हिसाब से
अगर ये पूरी तरह कम्युनिस्ट हो गया तो एक के बाद एक देश होते जाएंगे साउथ एशिया के। और उसका ये भी कहना था, उसके जो डॉक्यूमेंट बताते हैं कि भले ही आपको पता होगा कि चाइना की जेल में भी कुछ नेपाल के माओइस्ट बंद थे 4, तो वो कहता था कि भले ही चाइना के साथ उनके कैसे भी संबंध हो नेपाली कम्युनिस्टों के, लेकिन जिस दिन वो सत्ता में आएंगे वो उनके ज़्यादा करीब होंगे चाइना के बजाय हमारे। और हमारे लिए वहाँ काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरे ये कि वो साउथ एशिया में नेपाल को नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि नेपाल बगल में था। तो जब देखा कि ये सब नहीं हुआ तो पहले उन्होंने लीडर्स को खरीदने की कोशिश की, कुछ हद तक किया भी। उसके बाद अमेरिका ने बहुत सटल ढंग से, बहुत बारीकी के साथ इसकी सेना में घुसपैठ शुरू की, नेपाल की सेना में। हाँ, अपना प्रभाव विस्तार किया। नेपाल की सेना ट्रेडिशनल रूप से इंडियन आर्मी की बिरादराना सेना मानी जाती रही है। नेपाल के जो कमांडर्स हैं वो सब देहरादून के पढ़े हुए हैं, और यहाँ के जो कमांडर्स हैं उनके वो क्लास फेलो रहे हैं, बड़े अच्छे संबंध हैं। एक और व्यवस्था है कि नेपाल के जनरल को भारत अपना जनरल मान के सम्मान देता है और हमारे जनरल को नेपाल में वही सम्मान मिलता है। तो ये सारी जो व्यवस्था थी, इसकी वजह से नेपाली सेना हमेशा भारतीय सेना के करीब थी। लेकिन इधर के कुछ वर्षों में जिस तरह से नेपाली सेना के कुछ चुनिंदा अफसरों को लाभ पहुंचाया गया अमेरिका द्वारा, जिसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मैं एक किताब पर काम कर रहा था और प्रमाण जुटाने की कोशिश कर रहा था और शायद जुटा लेता तब तक ये घटनाएं हो गई। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो इसका पेनिट्रेशन हो चुका था। और नेपाल के कुछ लीडर्स से मैंने ये बात कही भी थी कि आपके यहाँ अमेरिकी सेना का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है नेपाली सेना में, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। लेकिन वो लोग इतने आत्ममुक्त थे और अपने को इतना अपराजय समझते थे कि उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। तो आज जो है, देखिए केपी ओली ने इस्तीफा क्यों दिया? 1.5 दिन के आंदोलन के बाद, ठीक है ना, जब आर्मी चीफ ने केपी ओली से कहा कि आप इस्तीफा दीजिए। हाँ, यही तो बांग्लादेश में आर्मी चीफ ने कहा था शेख हसीना से। नेपाल में कभी ऐसा हुआ नहीं कि आर्मी चीफ की ये हिम्मत पड़े कि वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से कहे कि आप इस्तीफा दीजिए। और ये इनके लिए, केपी ओली के लिए बहुत शॉकिंग था। और केपी ओली को लगा कि अगर अब आर्मी हमारे साथ नहीं है तो फिर बचा क्या? फिर या तो इस्तीफा दें या मारे जाएं, और कोई चारा नहीं था। और वो तो आर्मी ने इतनी उदारता दिखाई कि इनको सुरक्षित कहीं पहुंचा दिया, नहीं तो वहीं कोई किसी बहाने मार देता। तो ये तो लग गया केपी ओली को भी कि अब पूरी तरह से अमेरिका के हाथ में हमारी सेना जा चुकी है। भारत नहीं दिमाग में था उनके। भारत क्या करता? भारत नहीं करता। सबको ये पता है कि अमेरिका के हाथ में सेना चलेगी। तो इसलिए अमेरिका बहुत दिन से चाहता था नेपाल को इंडोनेशिया बनाना, ठीक है ना। इंडोनेशिया में देखिए 60 के दशक में, हाँ नहीं, उस समय इंडोनेशिया में दुनिया की तीसरी बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी थी और पहली नॉन गवर्निंग। दो तो गवर्निंग चाइना और रशिया में, और सबसे बड़ी पार्टी थी। 10 करोड़ 10.5 करोड़ आबादी थी इंडोनेशिया की, उसमें 3.5 करोड़ कम्युनिस्ट थे, ठीक है। और उसका जो जनरल सेक्रेटरी था कम्युनिस्ट पार्टी का, एदित को कहा जाता था कि सुकर्णो का फेलो ट्रैवलर है। रादर सुकर्णो को कहा जाता था कि वो एदित के फेलो ट्रैवलर हैं। और एदित की पार्टी को म्यूनिसिपल इलेक्शंस में भारी संख्या में वोट मिले थे और इसके प्रतिनिधि थे, और पार्लियामेंट में भी इसके प्रतिनिधि थे। और सुकर्णो के कैबिनेट में एदित के लोगों को जगह भी मिली थी। और एदित 32-35 साल का नौजवान था, ठीक है। इस स्थिति को देखते हुए सीआईए ने वहाँ, अब तो सारे पेपर्स बाहर आ गए हैं ना, तो सीआईए ने वहाँ अपना काम शुरू किया। और सीआईए ने वहाँ के जो फासिस्ट समूह थे मुसलमानों के, आप सोचिए कि दुनिया के एकमात्र सबसे बड़े मुस्लिम कंट्री में दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट
पार्टी का होना, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात बड़ी है। बात थी। ये वैसी ही बात थी जैसे दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र में दुनिया माओवादी आंदोलन होना और सफल हो जाना। तो ये दोनों पैरेलल जो थे ना, वो इंडोनेशिया वाली गलती नहीं करना चाहते थे अमेरिकन्स। और उनके लिए अगर नेपाल लैटिन अमेरिका का कोई देश होता, ग्रेनाडा वगैरह, तो सीधे अमेरिकन फौज पहुंच जाती। कभी की जब जैसे ग्रेनाडा में पहुंची थी। ग्रेनाडा जैसे जब जंग हो रहा था तभी पहुंच जाती। बोलीविया में लेकिन इसका एडवांटेज, ज्योग्राफिकल लोकेशन का एडवांटेज नेपाल को बराबर मिलता रहा कि उसके बगल में चीन था। चीन ने कई बार वार्न भी किया था कि खबरदार यहाँ कोई इधर मत देखना। यहाँ तक कि आपको शायद याद हो कि जब भूकंप आया था ना जी, तो नेपाल में भूकंप आया था, तो राहत के नाम पर अमेरिका का एक विमान जो है बॉर्डर पर जाके जासूसी कर रहा था। चीनियों ने उसको मार गिराया और पता चला कि वो तो जासूसी करने वाला विमान था। तो ये स्थिति थी। अच्छा, इसमें चीन का भी कोई एंगल है? जैसे अमेरिका और चीन की जो प्रतिद्वंदिता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है, पहले रूस के साथ होता था। नहीं, देखिए, चीन तो बहुत एडवांटेज वाली पोजीशन में था ही केपी ओली के आने के बाद से। और केपी ओली को चीन परस्त माना भी जाता था। पहले तो वो भारत परस्त माने जाते थे, लेकिन जब ये संविधान बनने के बाद भारत ने आर्थिक नाकेबंदी लगाई तो केपी ओली को चीन की तरफ मुखातिब होना पड़ा और फिर उन्होंने चीन के साथ अच्छे संबंध बना लिए। तो चीन का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा चल रहा था इस समय नेपाल में। हाँ, और चीनी छात्रों को बढ़िया वो अपने यहाँ ले जाके पढ़ाते थे। तो चीन के साथ बड़े अच्छे संबंध थे, इसलिए चीन को अभी ज़रूरत नहीं थी इस सरकार को डिस्टर्ब करने के। लेकिन अब आने वाले दिनों में चीन की भूमिका बढ़ेगी, अभी तो नहीं, अब आने वाले दिनों में, क्योंकि चीन को भी ये एहसास तो हो ही गया है कि ये सारा कुछ जो हुआ अमेरिका ने कराया। क्योंकि बांग्लादेश पर भी चीन के प्रभाव बढ़ गया था हसीना के समय। हसीना तो गई थी बांग्लादेश, लौट ओली भी चाइना गए थे, वो लौटने के बाद विद्रोह हो गया। वही हसीना के साथ भी हुआ, वो भी चीन गई थी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और चीन का जो शीत युद्ध है, वो दक्षिण एशिया उसका एक तरह से अखाड़ा बन गया है। वो तो है। और ये मैंने जो कारण बताए हैं, उन कारणों में इस कारण को भी जोड़ा जा सकता है जो उनकी अपनी राइवलरी है, दोनों की, चाइना और अमेरिका की जो राइवलरी है। भारत कहाँ है? भारत तो नेपाल और भारत के तो भारत जो है बहुत अच्छी स्थिति में इस अर्थ में है कि अमेरिका एक भी कदम भारत के बिना इन देशों में नहीं उठा सकता। हाँ, और इसीलिए मैं जानता था जब ये अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप तमाम तरह की बदजबानी कर रहा था हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ, हाँ, मैं जानता था कि एक दिन ट्रंप खुद झुकेगा, क्योंकि इंडिया के बिना उसका काम ही नहीं चल सकता। भूल जाइए, मार्केट तो अपनी जगह पर है ही है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है उसको अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए इंडिया की मदद चाहिए ही। भाई, इंडिया को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करता ही रहा है वो शुरू से। लेकिन बांग्लादेश तो हमारे खिलाफ हो गया। बांग्लादेश नहीं, हमसे हमारे बगल में है ना। इस तरह से जो सिचुएशन इसकी है, यहाँ तो चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना नेपाल के लिए। चाइना बहुत बड़ा फैक्टर है। और एक बात मैं ऐसी कह रहा हूँ जिससे आप, हमारे तो बहुत सारे मित्र सहमत नहीं होंगे, सिवाय कैसी तय को छोड़ करके, लेकिन ये कि अभी जो पूरी लीडरशिप है ना नेपाल में, माधव नेपाल, केपी ओली, झलनाथ खनाल, ये प्रचंड, ये सब जो है, बाबूराम, इस सब में जो है अगर डायनेमिक लीडरशिप किसी की हो सकती है, ये वहाँ की जनता की भी बात है जो मैं कह रहा हूँ, तो प्रचंड की है अभी भी इसके मतलब इतने उनके राजनीतिक और वैचारिक पतन के बावजूद। हाँ, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि हाँ कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ भ्रष्टाचार भी हुआ है, लेकिन कहाँ देवबा और ओली का भ्रष्टाचार, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। तो अपने यहाँ एक लेसर इविल ग्रेटर इविल वाली एक वो धारणा तो रहती है, बनी ही रहती है।
सुशीला कार्की के बारे में क्या है? सुशीला कार्की का फैमिली बैकग्राउंड कांग्रेस का रहा है, जो मुझे जानकारी है। और सुशीला कार्की एक ईमानदार महिला हैं, इस पद के लिए ठीक ही हैं, लेकिन जनता ये मानती है कि ये भारत समर्थक हैं। बीएचयू की पढ़ी हुई हैं, खूब प्रचार हुआ है यहाँ के अखबारों में, यानी वो प्रो इंडिया होंगी। तो नेपाल के राष्ट्रवाद का एक ये भी पहलू है, एंटी इंडिया। तो आपके हिसाब से भारत को भी सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए? ऑब्जर्व करना चाहिए, और भारत ऑब्जर्व कर भी रहा होगा। और भारत क्या रणनीति बना रहा है ये तो उसके रणनीतिकार जाने, लेकिन भारत को किसी तरह का हस्तक्षेप करना अभी मुनासिब नहीं होगा, और हस्तक्षेप करना भी नहीं चाहिए। हस्तक्षेप मतलब सीधा नहीं, सलाह देने के लेवल पर भी भारत चुपचाप देखे, वाच करे कि क्या होने जा रहा है। नेपाल की जनता इतनी सक्षम है कि वह एक से एक मुसीबतों को खुद हल करने में सफल रही है अतीत में। इस संकट को भी, संकट तो बहुत गहरा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस संकट को भी नेपाल की जनता ही हल करेगी, और उसे ही आप हल करने दीजिए। ये भारत सरकार को मेरी सलाह है। देखिए, नेपाल में पहले दिन यह आंदोलन लग रहा था स्वतः स्फूर्त, ठीक है ना। बाद में दूसरे दिन से लगा, मुझे तो दूसरे दिन से ही लग गया जब आर्मी चीफ ने कहा कि आप इस्तीफा दे दो, कि अरे ये स्वतः स्फूर्त नहीं है। नेपाल में स्वतः स्फूर्त आंदोलन बड़े जबरदस्त हो चुके हैं। अप्रैल 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, और उस फांसी दिए जाने के विरोध में नेपाल के छात्रों ने जो आंदोलन शुरू किया, आप कल्पना करिए, कहाँ नेपाल कहाँ पाकिस्तान, कोई हिंदू राष्ट्र भी नहीं, कोई वो भी नहीं। उसके खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि उन्होंने राजा बीरेंद्र में जियाउल हक की छवि देखी तानाशाह के, और वो आंदोलन शुरू हुआ, और आंदोलन इतना व्यापक हो गया, पूरे देशव्यापी आंदोलन हुआ। उस समय तो इंटरनेट वगैरह भी नहीं था, इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि राजा को 9-10 महीने बाद पूरे देश में जनमत संग्रह कराना पड़ा इस मुद्दे पर कि जनता राजतंत्र चाहती है या लोकतंत्र चाहती है। और भले ही वो जनमत संग्रह जो हुआ उसको मैनिपुलेट करके राजा ने अपने पक्ष में करा लिया, लेकिन जनमत संग्रह कराना पड़ा, यहाँ तक दबाव पड़ा। हाँ, तो ऐसा हुआ है नेपाल में, और नेपाल के लोगों ने इस तरह के संघर्ष किए हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि नेपाल की जनता से बाहर निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। या वर्मा जी, बहुत बहुत आपने अपने व्यस्त समय से, और क्या कहते हैं कि अभी आप रिकवरी की ओर हैं, आप लंबे समय की बीमारी के बाद हॉस्पिटल से आए, उसके बाद भी आपने समय दिया हमको। तो सबसे पहले तो हम कामना करते हैं कि आपकी सेहत जल्दी और स्वस्थ हो, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोगों के साथ मिलें जुलें और संवाद करें। और आपने जो बातें बताई हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। तो दर्शकों, ये थे आनंद सुख वर्मा जी, जिनका नेपाल की राजनीति पर, नेपाल के समाज पर बहुत ज़्यादा अध्ययन है। और मैं तो खुद गवाह हूँ, जब मैं इनके साथ कई बार नेपाल गया तो वहाँ जिस तरह नेपाल के लोग इनको हाथों हाथ लेते थे, बल्कि एक जगह तो मुझे अच्छी तरह याद है, वो माओवादियों का कैंप था, और हम लोग देखने के लिए उतरे कि यहाँ कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वहाँ वो बच्चे जो है, वो जो माओवादी सैनिक थे, काडर थे, वो वर्मा जी की किताब पढ़ रहे थे। और जब उनको पता लगा कि आनंद स्वरूप वर्मा हमारे सामने खड़े हैं, तो वो तो बिल्कुल अभिभूत हो गए। उनके लिए बड़ा आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। ऐसे ही नेपाल एयरपोर्ट पर वो किताब वर्मा जी के हाथ में थी, और सिपाही जो हमारे जांच कर रहे थे, उन्होंने किताब देखी और कहा, अच्छा आप आनंद स्वरूप वर्मा है। और उन्होंने बड़ा मुस्कुराते हुए किताब ले ली उनसे, और बड़े प्यार से जाने दिया। तो वर्मा जी का वो उस तरह नेपाल में प्रभाव हमने खुद देखा है लोगों के बीच में। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके वर्मा जी। तो आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगले सप्ताह नए मेहमान के साथ फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे विनोद अग्निहोत्री को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।